इन तीनों काले कानूनों का ऑल ओवर रिजल्ट ये है कि हमारी ज़मीनों को कारपोरेटर घरानों के हाथ हड़पवाने के लिए जो है ये हमारे ऊपर लागू किए गए हैं, हमारे ऊपर थोपे गए हैं कि वो बीजेपी को किस तरह से गालियाँ निकालता था, किस तरह से बीजेपी के बारे में जो है अच्छी बुरी बातें कहता था, किस प्रकार बीजेपी को माँ बेटा कोसते हुए फिर रहे थे। और उनके जितने भी एमएलए बने हैं वो सब के सब बीजेपी के खिलाफ जो है जनाधार के वोट लेके बने हैं और उसके बाद जाके उनकी गोद में बैठ गए। इससे बड़ा जुल्म और जो है ना वो हरियाणा निवासियों के लिए क्या करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान क्रांति हरियाणा में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरियाणा पुलिस में पूर्व में रहे सब इंस्पेक्टर श्री उदयवीर मौर्य जी। आइए जानते हैं इनसे किसानों की समस्या के बारे में और कब जो मामला जो है सुलझ जाएगा। आइए इनसे कुछ चर्चाएं करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। और सभी जो है ना तुम्हारी क्रांति वालों को नमस्कार, नए साल की मुबारकबाद और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे पास पधारे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं। मौर्य साहब, पिछले लंबे समय से आज 38वां दिन है किसानों का धरने पे बैठे हैं। सबसे पहला सवाल यही है, इन 3 कानूनों में किसान विरोधी चीजें क्या क्या है? लोगों दर्शकों का कहना है कि हमें पूर्ण रूप से पता नहीं है, आप खुलकर बताइए वे किस लिए किसानों के लिए काले कानून हैं? भाई, ये जो किसान बैठे हैं वो कोई पागल कुत्ते ने तो काट नहीं रखे जो वहाँ बैठते हैं। उनको कोई समस्या है जभी तो वो बैठे हैं। मेरे को कोई समस्या होगी जभी तो मैं वहाँ जाके बैठूँगा, नहीं तो रजाई जो है ना जैसी इन कोठियों में रहने वालों को या इन शीशे के महलों में रहने वालों को, इनके तो घरों में चलो हीटर वगैरह और गर्म सर्दी का जो है ना अलग से वो होता है प्रावधान, लेकिन हम गरीबों के पास तो रजाइयाँ ही होती हैं। हम तो रजाई ओढ़ के घर भी बैठ सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है हम दिल्ली को चारों तरफ से घेरते। ये अपनी मजबूरी में गए हुए हैं और हमारे को कारपोरेटरों द्वारा ख़त्म करवाने का एक साजिश रची जा रही है। उस ख़त्म करवाने की साजिश के बारे में मैं क्या क्या बताऊं आपको कि आनन फानन में रात के अंधेरे में उन कारपोरेटरों के कहने से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 नहीं 2 नहीं 3 कानून लागू कर दिए और हम सिर्फ एक ही कानून मांग रहे हैं, एमएसपी, वो भी एमआरपी नहीं, एमएसपी। तो हमें अगर एमएसपी देने में इनको इतना दर्द है तो उनके लिए ये काले कानून कैसे बना दिए, कैसे ज़मींदारी को ख़त्म करने की सोच ली। हमने मोदी जी को इस बात के लिए वोट दिए थे कि वो देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। अमित शाह जी को भी इसीलिए जो है ना वोट दिए थे कि वो देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे को घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया, हमारे को दिल्ली के चारों ओर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। और सरकारों ने, आपने देखा भी होगा पीछे कितना लंबा अरसा हो गया, करीब 40 दिन के लगभग 35-36 दिन हो गए हमें बैठे हुए और हम आते हैं जाते हैं, जो उनकी दुख दुविधाएं हैं उनको समझते हुए हम वापस आ जाते हैं, फिर उनके लिए सामान लेके जाते हैं। ये प्रबंध करना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं था, हम अपने अपने घरों में ये प्रबंध करते। हमें बहुत भारी दुख है, उसके लिए हम जो है ना कभी अपने गांव आते हैं, कभी फिर दिल्ली जाते हैं, कभी गांव आते हैं, कभी फिर दिल्ली जाते हैं। इन तीनों काले कानूनों का ऑल ओवर रिजल्ट ये है कि हमारी ज़मीनों को कारपोरेटर घरानों के हाथ हड़पवाने के लिए जो है ना ये हमारे ऊपर लागू किए गए हैं, हमारे ऊपर थोपे गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आप खुलकर बताइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि एक आदमी कॉरपोरेटर के साथ अपनी ज़मीन का सौदा करेगा, ठेका देगा, ठेके पे देगा, या मतलब जो है ना उसके साथ कांटेक्ट करके जिस तरह से भी वो उसको देगा, खाद बीज दवाई वो देंगे और वो हमारे को अच्छे भाव देंगे। मैं मानता हूँ ये 2-3 साल जो है ना हमारे को अच्छे भाव दे सकते हैं। आपने पीछे देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक मोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। जियो वालों ने पहले सिम फ्री किए, उसके बाद 199 का कर दिया, फिर जो है ना 299 का कर दिया। अब जो है ना वही 600 रुपये वो ले रहे हैं, वही जो है ना 600 रुपये। उसके अलावा उन्होंने 1200 रुपये में अपने सिम बेचने के लिए साथ में मोबाइल भी दे दिए।
आपने खूब अच्छी तरह से देखा होगा, ये तो बच्चों ने भी देखा है, छोटे छोटे बच्चे भी 1200 रुपये के मोबाइल जो है खरीद खरीद के ला रहे थे कि फ्री है फ्री है। लेकिन ये फ्री वाला सौदा आज आप देख रहे हो, वो 600 रुपये प्रति माह हर उस आदमी को भरने पड़ रहे हैं जिसने जियो का फ्री समझ के लिया था या सस्ता समझ के लिया था। वो सिर्फ और सिर्फ BSNL जो सरकारी कंपनी थी उसको ख़त्म करने का एक षड्यंत्र था और उसको ख़त्म के कगार पे लाके छोड़ दिया इन्होंने। हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के किसानों ने, युवाओं ने दुष्यंत चौटाला को एक उम्मीद से चुना था। क्या वो अपनी उम्मीद पर खरे उतरे हैं? देखिए, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, पूरे हरियाणा को दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी को किस तरह से गालियाँ निकालता था, किस तरह से बीजेपी के बारे में जो आने अच्छी बुरी बातें कहता था, किस प्रकार बीजेपी को माँ बेटा कोसते हुए फिर रहे थे। और उनके जितने भी MLA बने हैं वो सब के सब बीजेपी के खिलाफ जो है ना जनाधार के वोट लेके बने हैं, और उसके बाद जाके उनकी गोद में बैठ गए। इससे बड़ा जुल्म और जो है ना वो हरियाणा निवासियों के लिए क्या करेगा? आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोच के देखिए। आपने इस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए वोट दिया कि ये बीजेपी के खिलाफ है, और वो बीजेपी की गोद में ही जा बैठा। अगर वो इतना अच्छा होता तो बाहर से समर्थन कर देता। सरकार को 24 घंटे ये भय रहता कि कहीं ये अपना समर्थन वापस ना ले ले, और सरकार कुछ दबाव में आके अच्छे कार्य करती। लेकिन वो तो गोद में जाके बैठ गया, और अब उसने कुर्सी का इतना लालच हो रहा है कि कुर्सी छोड़ते हुए उसको बहुत डर लग रहा है कि मैं कुर्सी को कैसे छोड़ूं। बाकी बात रही दुष्यंत जी के बारे में, मैं इससे ज़्यादा और क्या बताऊं। आज तक बीजेपी के साथ हरियाणा के अंदर जितनी भी पार्टियों का समझौता हुआ है, इनेलो का समझौता हुआ, इनेलो ख़त्म के कगार पे। हरियाणा विकास पार्टी का समझौता हुआ था, वो हरियाणा विकास पार्टी ख़त्म। एक भजन लाल जी के लड़के ने पार्टी बनाई थी, वो पार्टी ख़त्म। कहने का भाव ये है कि इन्होंने जिस पार्टी के साथ समझौता किया है वो पार्टी हरियाणा में दोबारा उभर नहीं पाई है। अब इनके भविष्य के बारे में मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो बता दूंगा। बाकी ये है कि दुष्यंत ने अपना भविष्य बिगाड़ लिया, और किसानों के प्रति अगर हमदर्दी दिखाता तो उसकी अभी कुछ भी उम्र नहीं थी, वो तो बहुत छोटी सी उम्र का था, आगे आने वाले समय में चमकने वाला हीरा था। लेकिन उसने अपनी सब बातों को भुला के और इनकी गोद में बैठ के ये जो है ना बहुत ही भारी हरियाणा वासियों के साथ धोखा किया है। इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊं। 4 जनवरी को क्या लगता है किसानों और सरकार के बीच बात बन जाएगी? देखिए, 6-7 बार जो है ना बातें हो चुकी हैं, और उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी पराली वाली और इस वाली। ये तो किसानों की एकता को देखते हुए इन्होंने ये था कि भाई जो है ना किसान पराली जलानी बंद कर देंगे। नहीं तो आप ये बताइए, 5 एकड़ का जो ज़मींदार है, मान लिया वो पराली जलाते हुए मिल जाता और उसके 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगा दिया जाता, तो वो कहाँ से भर देता? 5 करोड़ की तो उसकी बेचारे की ज़मीन नहीं है, 5 एकड़, तो वो कहाँ से भर देता? वो जेल के अंदर जाता। वो उसके ऊपर जो है ना मतलब सरकार द्वारा या अदालत द्वारा जहाँ भी उसकी पेशी लगती, कुर्की के आदेश आने थे। और जब एक ज़मींदार की कुर्की हो जाएगी किसी ज़मीन की, घर की या और किसी चीज़ की, तो वो कहाँ रहने लायक रह जाता है? उस मतलब ये सारे जो षड्यंत्र हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसानी को फैल करने के हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कारपोरेटरों की जो बात करी थी आपने, कारपोरेटरों के बारे में जो मेरा कहना है, कारपोरेटर इस तरफ लुभावने क्यों हुए उसके बारे में मैं 2 शब्द बता देता हूं आपको कि हमारे देश की GDP पूर्ण रूप से गिर गई थी, माइनस में चली गई थी, और आपने देखा भी होगा। लेकिन उसमें भी किसानी की जो GDP थी, किसान से संबंधित जो वस्तुएं थी, उनकी जो GDP थी वो 4.25% प्लस में रही थी। तो कारपोरेटर घरानों ने शायद मेरी समझ में तो यही सोचा होगा कि ये एक ऐसा धंधा है जो कभी फेल होने वाला ना हो, और इसको अगर काबू कर लिया जाए तो सारा हिंदुस्तान ही हमारा होगा, पूरा भारत हमारा होगा। क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो चटनी रोटी खाने वाले आदमी हैं। और
चाहे टोटा हो चाहे नफ़ा हो। हमारा गांव के अंदर तो 5-10 आदमी शाम को बैठ के हंसी मजाक करे और टोटे को भी क्या कह के टाल देते हैं, चलो रे भगवान फेर देगा भाई, अब की बार नहीं दिया तो अगली साल देगा। हम तो आस आस पे ज़िंदगी तोड़ते हैं। इन सरकार वालों को पता नहीं हमारे अंदर क्या दिखाई दे रहा है जो किसानों को इतना दुखी किया जा रहा है। हम तो सिर्फ एक एमएसपी ही मांग रहे हैं, एमआरपी भी नहीं मांग रहे। तो एमएसपी देने में क्या तकलीफ है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही। मिनिमम से मिनिमम जो है ना, मतलब जो सरकार रेट निर्धारित करेगी, हम तो यही कह रहे हैं कि भी सरकार रेट निर्धारित करो, उससे कम कोई ना खरीदे हमारा, चाहे वो बाहर का व्यापारी हो चाहे वो मंडी का हो। लेकिन इन्होंने तो ये सोच रखा है कि भाई ये उत्तरी भारत वाले हैं ना, इनको थोड़ा सा बहका के और 1-2 साल जो है ना, मतलब इनको मुनाफा दे के और किसी न किसी तरह से इस ज़मीन को हड़प लिया जाए। मोर साहब, आखिरी में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मरना तो हमने घर में भी है और मरना वहाँ भी है। घर में रहेंगे तो भूख मर के मरेंगे, और वहाँ हमारा जो इखलास है, जो भाईचारा है, जो बैठे हैं वहाँ कम से कम रोटियाँ तो खा रहे हैं। हम साल खाएं, 2 साल खाएं, 6 साल खाएं, वहाँ रोटियाँ निर्धारित समय पे मिल रही हैं, आराम से मिल रही हैं। तो घर में आके भूखा मरने से और अपनी ज़मीन कुड़क करवाने या मतलब जो है ना ज़मीन को ख़त्म करने से अच्छा तो है कि हम वहीं उन सड़कों पर मरे तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। देखते रहिए किसान क्रांति। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।